सैलिवरी ग्लैंड्स के जो नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स थे वो देख लिए हैं। अब इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि नियोप्लाज्म ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स के जो ट्यूमर होते हैं उनका ओरिजिन एपिथेलियम भी हो सकता है और इसके अलावा मेसेनकाइमल पोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो एपिथेलियम से भी और मेसेनकाइम दोनों इनका ओरिजिन होता है। लेकिन हमारे पास ट्यूमर बिनाइन कौन सा होगा, जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स में जो जिसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, लार्जर होगा, उसका जो ट्यूमर होगा वो बिनाइन होगा। तो इसी तरह से जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे ज़्यादा लार्ज है, तो उसके जो 80% ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड आता है। सब मैंडिबुलर के 60% ट्यूमर जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं। और माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स का साइज़ सबसे छोटा होता है, तो इनके जो 25% ट्यूमर होते हैं वो बिनाइन होते हैं और 75% ट्यूमर मेलिग्नेंट होते हैं। और इस वजह से जो चांस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर है माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स में वो सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो ट्यूमर है ये मेलिग्नेंट है? तो जो भी ट्यूमर या स्वेलिंग जो है, ग्रोथ जो हो रही है, अगर वो रैपिडली हो रही है, साथ में वो मोबाइल नहीं है बल्कि वो ओवरलाइज जो उसके ऊपर स्किन है उसके साथ फिक्स्ड है, और जो पेशेंट है उसको पेन भी हो रहा है और इसके अलावा फेशियल नर्व भी इन्वॉल्व हो गई है, तो इस वजह से उस बंदे में अगर फेशियल नर्व के भी सिम्टम्स हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो जो ट्यूमर होगा वो मेलिग्नेंट होगा। तो बिनाइन ट्यूमर में क्या आ जाता है? पहले पर आते हैं कि जो एपिथेलियम से ओरिजिन है जिनका, ठीक है, उसमें आ जाता है प्लियोमार्फिक एडिनोमा, वार्थिन ट्यूमर, ऑन्कोसाइटोमा, और इसके अलावा जितने भी ओमा, यानी कि बिनाइन है तो इनके लास्ट में एक तो ओमा आएगा और दूसरा ये है कि ये इनका ओरिजिन जो है वो एपिथेलियम से होगा। मेसेनकाइम से ओरिजिन किसका होता है? हिमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, लाइपोमा और न्यूरोफाइब्रोमा। ये सारे ट्यूमर्स जो हैं ये बिनाइन है। और मेलिग्नेंट में आ जाता है एपिथेलियल से जिनका ओरिजिन है, उसमें आता है म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा, एडिनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा, एसिनिक सेल कार्सिनोमा, एपिसोन, और इसी तरह मेसेनकाइमल में आ जाता है लिम्फोमा। सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर में हम देख लेते हैं प्लियोमार्फिक एडिनोमा। प्लियोमार्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है जो कि पैरोटिड, सब मैंडिबुलर या और भी माइनर सैलिवरी ग्लैंड से ये अराइज होता है। ये जो होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसकी टेल से भी इसका ओरिजिन हो सकता है और उसकी डीप लोब से भी। पैरोटिड ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं, सुपरफिशियल लोब और डीप लोब, जिसको डिवाइड किया होता है फेशियल नर्व ने। तो ये डीप लोब से भी इसका ओरिजिन हो सकता है, और अगर इसका ओरिजिन डीप लोब से हुआ तो इसकी प्रेजेंटेशन पैराफ्रिंजियल ट्यूमर के तौर पर होगी इन द ओरोफेरिंक्स। ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, ठीक है, और इसमें जो होता है कहता है कि ये क्वाइट लार्ज होता है इसका साइज़ एट द इनिशियल प्रेजेंटेशन। ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है 30 to 40 ईयर्स में। मिक्स ट्यूमर इसे कहा जाता है क्योंकि ये इसमें एपिथेलियल एलिमेंट्स भी होता है और मेसेनकाइमल एलिमेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेसेनकाइम में जो इसका स्ट्रोमा होता है वो म्यूकाइड भी हो सकता है, फिब्राइड भी हो सकता है, वेस्कुलर भी हो सकता है। ये ट्यूमर इनकैप्सुलेटेड होता है, लेकिन ये सीडोपोड एक्सटेंड यानी कि प्रोजेक्शन एक्सटेंड करता है सराउंडिंग ग्लैंड्स में। तो इस वजह से जब भी पेराडेक्टमी करते हैं इनमें से कोई भी सीडोपोड अगर लेफ्ट बिहाइंड रह गया, यानी कि वो ना काट हुआ, तो उसके बाद क्या होगी? रिकरेंस हो जाएगी। इस वजह से जब भी आपने सर्जरी करनी है तो उसका जो सराउंडिंग एलिमेंट है उसको भी आपने काटना है। तो ये हमारे पास कौन सा पेशेंट है? प्लियोमार्फिक एडिनोमा, इस तरह प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेकंड पर आ जाता है जो मोस्ट कॉमन सेकंड नंबर पर बिनाइन ट्यूमर है, उसमें आता है एडिनो लिम्फोमा, जिसे वार्थिन ट्यूमर भी कहते हैं। इस एडिनो लिम्फोमा का इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोसम। सिस्ट एडिनोमा क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसमें सिस्ट बनती हैं, और लिम्फो इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिम्फाइड आर्गन लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ज़्यादातर मेल में होता है, ठीक है, 50 से 60 साल की उम्र में ये ज़्यादातर होता है, और ये पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है और उसकी टेल को ज़्यादातर ये इन्वॉल्व करता है। और इसमें जो होता है ये ज़्यादातर बायलेटरल होता है, यानी कि दोनों साइड के ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगा, और ये मल्टीपल भी हो सकता है। ये भी इनकैप्सुलेटेड होता है और ये सिस्टिक होता है, जिसकी वजह से ये इसको हम सिस्ट एडिनोमा भी कहते हैं। और उस सिस्ट में फ्लूइड किस कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा, और वो म्यूकाइड होगा, यानी कि उसमें म्यूकस वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट होगी। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि आपने पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी करनी है और इसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। एडिनो लिम्फोमा की प्रेजेंटेशन इस तरह की होगी। उसके बाद आ जाता है ऑन्कोसाइटोमा। ऑन्कोसाइटोमा जो होता है इसका ओरिजिन ऑन्कोसाइट से होता है, इस वजह से इसका नाम है ऑन्कोसाइटोमा। ये बहुत ज़्यादा कम इसकी अक्रेंस है, यानी कि ये सिर्फ 1% ऑफ ऑल द सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर होता है। ये ज़्यादातर एल्डर्स में होता है, और कहता है कि ये ज़्यादातर 5 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है। और ये पैरोटिड ग्लैंड की कौन सी लोब को इन्वॉल्व करता है? ये सुपरफिशियल लोब को इन्वॉल्व करता है। इसमें जो फ्लूइड होता है वो सिस्टिक होता है, ठीक है, इसमें भी सिस्ट बनेगी, सॉलिड नहीं होगा। और ये तो कभी कभी इसमें मेलिग्नेंसी भी हो सकती है, हालांकि ये क्या है? बिनाइन है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि क्योंकि इसने सुपरफिशियल लोब को इन्वॉल्व किया हुआ है तो आपने उसको सर्जरी कर देनी है सुपरफिशियल लोब की।
नेक्स्ट है हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा जो वेसल्स का ट्यूमर है, तो ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो चिल्ड्रन में बिनाइन ट्यूमर होता है वो हिमेंजियोमा ही होता है। और ये किस में होगा? फीमेल चाइल्ड में होगा। तो ये बर्थ पर डिस्कवर होगा और टाइम के साथ साथ ये ग्रो करेगा, उसके बाद ये खुद ब खुद ही ख़त्म भी हो जाएगा। और कहता है कि इसमें जो स्किन में वेसल्स है वहाँ पर भी ये एग्जिस्ट मतलब कर सकता है कि एक तो इसके सैलिवरी ग्लैंड्स में होगा और इसके अलावा क्यूटेनियस हिमेंजियोमा भी को एग्जिस्ट करता है कि 50% पेशेंट में ये दोनों होंगे। ये सॉफ्ट होता है, पेन लेस होता है और साइज़ इसका इंक्रीज़ करता है जब भी बच्ची रोती है या फिर स्ट्रेनिंग के ऊपर। ओवरलाइंग जो स्किन होती है उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपने सर्जरी करनी है अगर ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं हो रहा। लास्ट में लिम्फेंजियोमा। लिम्फेंजियोमा लेस कॉमन है और ये पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड में होता है। ये जब भी आप इसे पल्पेट करते हैं तो ये सॉफ्ट और सिस्टिक इसकी पल्पिटेशन पर आता है। ये टाइम के साथ खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता बल्कि सर्जरी करनी पड़ती है। बिनाइन ट्यूमर हो गए, इसके बाद हम देख लेते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो उसे हम कहते हैं म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा। म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर जो होता है कुछ तो इसे कहते हैं कि ये मैलिग्नेंट है और कुछ इसे कहते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर है। क्योंकि ये मैलिग्नेंसी से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेटास्टेसाइज करता है, यानी कि इसका स्प्रेड होता है। और ये जो है स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, लेकिन ये फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है। और माइक्रोस्कोप पर देखा जाए तो इसमें दो तरह के सेल आते हैं, इसमें म्यूको और एपिडर्माइड है। तो इसमें म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल भी होंगे और साथ में एपिडर्मिस यानी कि स्क्वैमस एलिमेंट भी होगा। जितना इसमें स्क्वैमस एलिमेंट ज़्यादा होगा उतना ही ये मैलिग्नेंट ज़्यादा होगा। और इसमें फर्दर दो ग्रेड्स होते हैं, एक होता है लो ग्रेड, दूसरा होता है हाई ग्रेड। जो लो ग्रेड ट्यूमर होता है वो ज़्यादातर बच्चों में होता है और लो ग्रेड ट्यूमर की प्रोग्नोसिस जो है गुड है, यानी कि ये ट्रीटेबल है 5 ईयर सर्वाइवल रेट के साथ। जो हाई ग्रेड ट्यूमर है वो एग्रेसिव होता है और उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है, तो उसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट 30% चांसेस होते हैं। म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर इस तरह में नज़र आएगा, ठीक है। म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर में जो लो ग्रेड ट्यूमर है उसका ट्रीटमेंट कैसे हम करते हैं कि हमने पैराडेक्टमी करनी है, ठीक है, सुपरफिशियल या फिर टोटल, डिपेंड करता है कि ट्यूमर की लोकेशन किधर है। और इसके अलावा हमने फेशियल नर्व को प्रिजर्व करना है। लेकिन जो हाई ग्रेड ट्यूमर है वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो उसमें अपने पूरे पैरोटिड ग्लैंड को सर्जरी के थ्रू रिमूव करना है। फेशियल नर्व भी इसमें कट हो जाएगी अगर, क्योंकि ये फेशियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर लेगा। तो कुछ सर्जन जो होते हैं वो साथ में नेक डिसेक्शन भी करते हैं, क्योंकि ये मेटास्टेसाइज करके वहाँ पर जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर के बाद जो नेक्स्ट मैलिग्नेंट कैंसर है वो है एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, लेकिन ये मसल्स तक इसकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। इसके अलावा ये पेरीन्यूरल स्पेस को और लिम्फेटिक्स तक उनको भी ये इन्वेड करता है। पैरालिसिस हो जाती है क्योंकि ये सेवंथ नर्व को भी इन्वॉल्व कर लेता है और इसके अलावा पेन होता है। लिम्फ नोड्स में इसकी मेटासिस होती है और इसमें लोकल रिकरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपने मतलब सर्जरी करी है लेकिन उसके बाद भी ये बार बार होगा। इट कैन कहता है कि ये सर्जरी के 10 से 20 साल के बाद भी हो सकता है। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस इसकी होती है किधर किधर, लंग्स, ब्रेन एंड बोन। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि आपने पैराडेक्टमी करनी है, ठीक है, पूरे पैरोटिड ग्लैंड को आपने रिमूव करना है। इसके अलावा आपने अगर इसने मेटास्टेसिस कर ली है तो आपने रेडिकल नेक की भी एक्सीजन करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन देते हैं कि अगर इसने मार्जिन ऑफ द रिसेक्टेड स्पेसिमेन आर नॉट फ्री ऑफ द ट्यूमर, यानी कि अगर इसने मार्जिन को भी इन्वॉल्व कर लिया है तो फिर आपने इसमें पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन भी देनी है पेशेंट को। तो ये हमारे पास आ गया एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। एथनिक सेल कार्सिनोमा। एथनिक सेल कार्सिनोमा लो ग्रेड ट्यूमर है जो कि बिनाइन मिक्स ट्यूमर की तरह इसकी अपीयरेंस होती है। ये कैसे हमें नज़र आएगा? स्मॉल फॉर्म मूवेबल एक मैस होगा जो कि इनकैप्सुलेटेड भी होगा और ज़्यादातर ये यूनिलैटरल होता है, इसकी मेटास्टेसिस नहीं होती। इसमें आपने क्या करना है कि आपने टोटल या फिर सुपरफिशियल पैराडेक्टमी करनी है। और लास्ट में आ जाता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा माइनस सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है। चूँकि ये माइनस सैलिवरी ग्लैंड्स में होते हैं इस वजह से ये जो होता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है लोकली, यानी कि जितने भी वहाँ पर स्ट्रक्चर्स होंगी फेशियल नर्व वगैरह उसको इन्वॉल्व कर लेगा। और इसके अलावा इसकी मेटास्टेसिस डिस्टेंट होती है, ब्रेन बोन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं मैलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर। मैलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर में दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं। पहला तो ये है कि पहले से बिनाइन ट्यूमर था और उस बिनाइन ट्यूमर के बाद मैलिग्नेंसी हो गई है तो ठीक है मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया है। दूसरा ये है कि डी नोवो ट्यूमर, यानी कि पहले से कोई बिनाइन कंडीशन प्री एग्जिस्ट कर नहीं रही थी। तो जो ये सेकेंड वाली कंडीशन है डी नोवो, ये इसकी जो हिस्ट्री होगी वो शार्ट होगी। अच्छा, बिनाइन ट्यूमर में अगर जब भी पेन स्टार्ट हो जाए और इसके अलावा रैपिडली उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो फिर इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मैलिग्नेंसी हो गई है।
स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है जो कि इन्फिल्ट्रेट करके पेन और स्किन में अल्सर काज करवा देता है। नेक में भी इसकी मेटास्टेसिस होती है। तो ट्रीटमेंट इसका यही है कि आपने पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो उसके पास मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनकी भी आपने सर्जरी के थ्रू एक्सीजन करनी है। और कहता है कि रेडिकल नेक को भी आपने उसकी भी डिसेक्शन नोट्स की करनी है अगर उसमें मेटास्टेसिस हो गई है। सर्जरी के बाद आपने पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन टू द प्राइमरी साइट एंड द नेक देनी है। उसके बाद है अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा जो होता है रेयर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर है। ये क्यों अग्रेसिव है? क्योंकि ये इसकी जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। इस वजह से पेन होता है, जो ट्यूमर है वो फिक्स्ड होता है टू द स्किन, और इसके अलावा अल्सर्स भी बनते हैं। ये अगर फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी, और अगर ये सर्वाइकल नोड्स को इन्वॉल्व करेगा तो नोडल मेटास्टेसिस भी इसमें होती है। लिम्फोमा भी रेयर ट्यूमर है, लेकिन इसमें साथ सिस्टम में कोई डिजीज़ भी होगी, और कुछ केसेस में ये प्राइमरी ट्यूमर के तौर पर भी इसका ओरिजिन हो सकता है। ट्रीटमेंट वही है जो कि लिम्फोमा का था। उसके बाद ये है कि सार्कोमा जो होता है उसमें आ जाता है रेब्डोमायोसार्कोमा, और ये भी पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में आ जाता है फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम को गस्टेटरी स्वेटिंग भी कहते हैं, यानी कि जब भी बंदा खाना खाएगा साथ में उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। ये क्यों होता है? पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी के दौरान कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि सेवरल मंथ्स आफ्टर द सर्जरी ये वाले सिम्टम्स पेशेंट में नज़र आते हैं। क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? कि बंदे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और इसके अलावा जो प्री एरिकुलर स्किन है वो उसमें फ्लशिंग होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? सोशल एम्बेरसमेंट होती है। तो कहता है कि ये होता है, लेकिन क्यों है? तो इसमें ये होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी इनर्वेशन हो जाती है बाय द सिंपैथेटिक स्क्रीटोमोटर फाइबर्स। वो स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जब भी बंदा खाना खाएगा तो स्लेवर स्क्रीट होने के बजाय क्या होगा कि जो स्वेट ग्लैंड्स है वहाँ से स्वेट स्क्रीट होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपने दोबारा से जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं उनका जो कनेक्शन है वो ठीक करना है, और आपने जो स्किन है और अंडरलाइंग फैट है उसके दरमियान कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो फेशियल लेटा प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो स्वेट ग्लैंड तक नहीं पहुंच सकती। और कुछ जो होते हैं वो बोटुलिनियम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि सिम्टम्स को ख़त्म कर सकें, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि बस आपने रीश्योरेंस पेशेंट को करवानी है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।